नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है एक खास अभिक्रिया पर। इसका नाम है रीमर-टाइमन अभिक्रिया। सुना तो है, आज हम इसी को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि भाई ये है क्या, कैसे होती है और इसका क्या मतलब है हमारे लिए। बिल्कुल। रीमर टाइमन, हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जानी मानी नेम्ड रिएक्शन है। इसका काम है फिनॉल जैसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं बदलना। मतलब मूल रूप से ये फिनॉल के मॉलिक्यूल पर एक नया फंक्शनल ग्रुप लगा देती है। अच्छा, नया फंक्शनल ग्रुप? कौन सा वाला? हमारे नोट्स कह रहे हैं कि ये फिनॉल को एल्डिहाइड ग्रुप में बदलती है। सही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फिनॉल के ऊपर उसकी रिंग पर एक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया जाता है, पर ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए कुछ खास केमिकल्स चाहिए और सही माहौल भी। हाँ, यहाँ लिखा है 3 मुख्य चीजें लगती हैं। एक तो फिनॉल खुद हो गया C6H5OH, फिर है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। और थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है शायद। एकदम सही, बिल्कुल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसके यहाँ 2 काम हैं। एक तो वो रिएक्शन को शुरू करने में मदद करता है, मतलब कैटलिस्ट जैसा, और दूसरा वो पूरा माहौल एल्कलाइन यानी क्षारीय रखता है, जो जरूरी है। और क्लोरोफॉर्म वही सोर्स है उस नए ग्रुप के कार्बन का जो फिनॉल से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मिलाया, गर्म किया और बना क्या आखिर में? नोट्स कहते हैं मुख्य उत्पाद है सैलिसिल्डिहाइड। इसका एक और नाम भी लिखा है O-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये O क्या है? ऑर्थो? हाँ, ओ मतलब ऑर्थो। केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग पर पोजीशंस के नाम होते हैं, तो ऑर्थो मतलब बिल्कुल बगल वाली पोजीशन। तो सैलिसिल्डिहाइड में वो नया एल्डिहाइड ग्रुप CHO फिनॉल के पुराने वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप OH के एकदम पड़ोस वाली कार्बन पर लगता है। अच्छा, तो ये रैंडम नहीं है, ये खास जगह चुनता है। इसका समीकरण भी दिया है यहाँ। C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH goes to A C6H4OHCHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। ये तो पूरी कहानी एक लाइन में बता रहा है। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, बेस मिलकर बना सैलिसिल्डिहाइड, नमक और पानी। हाँ, ये समीकरण बिल्कुल इसका सार है। पर इसमें एक बात गौर करने वाली है जो आपने पूछी भी, कि ये ज्यादातर औरतों पर ही क्यों लगता है। देखिए, फिनॉल का जो -OH ग्रुप है ना, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। रेजोनेंस के कारण ये रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है। ओह, तो ये उन जगहों को ज्यादा रिएक्टिव बना देता है, एक तरह से अटैक के लिए हॉटस्पॉट। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इन्हीं जगहों पर खिंचा चला आता है, ऑर्थो और पैरा पर। तो फिर पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। मतलब p हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड, जहां -CHO ग्रुप -OH के ठीक सामने हो। हाँ, बनता है, बिल्कुल बनता है। थोड़ा पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, क्योंकि वो पोजीशन भी तो एक्टिवेट होती है। लेकिन रीमर डायमंड की खासियत यही है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला ही होता है, सैलिसिल्डिहाइड। इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर्स, मतलब मॉलिक्यूल की 3D बनावट। लेकिन हाँ, ऑर्थो ही मेन है। समझ गए, ऑर्थो वाला राजा है यहाँ। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। मेरे लिए तो यही होता है, ये होता कैसे है सब? इसकी क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म। नोट्स में 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 का बनना। ये क्या चीज है CCl2? नाम अजीब है थोड़ा। हाँ, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही, क्या कहते हैं, अनोखा मॉलिक्यूल है। ये बहुत अनस्टेबल होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव। इसमें कार्बन सिर्फ 2 क्लोरीन से जुड़ा है और उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। ये इतना रिएक्टिव है कि आप इसे अलग से स्टोर नहीं कर सकते। ये रिएक्शन मिक्सचर में ही बनता है और तुरंत रिएक्ट कर जाता है। इसे कहते हैं इन सीटू जनरेशन। अरे वाह, इन सिटू मतलब मौके पर ही तैयार। तो ये बनता कैसे है रिएक्शन में? ये बनता है बेस NaOH और क्लोरोफॉर्म CHCl3 के रिएक्शन से। बेस यानी OH आयन क्लोरोफॉर्म से उसका हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकाल लेता है। इससे बनता है पानी और CCl3- आयन, ट्राइक्लोरोमीथाइल अनायन। CCl3-? हाँ, और ये CCl3 आयन भी स्टेबल नहीं है।
ये फौरन ये क्लोराइड आयन लूज करता है और बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। अच्छा, तो स्टेप्स हुए CHCl3 प्लस OH माइनस इज इक्वल टू CCl3 माइनस प्लस H2O और फिर CCl3 माइनस इज इक्वल टू डॉट CCl2 प्लस Cl माइनस। सिंपल। बिल्कुल। और ये जो CCl2 बना, ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसे इलेक्ट्रॉनों की सख्त तलाश है क्योंकि इसके कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये उन जगहों पर अटैक करने को तैयार है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हों। और वो जगह है फिनॉल रिंग की ऑर्थो पोजीशन जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहीं से दूसरा स्टेप शुरू होता है। ये CCl2 फिनॉल पर अटैक करता है। एग्जैक्टली। दूसरा स्टेप यही है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा CCl2 फिनॉल रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर हमला करता है। ये रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाता है और रिंग से जुड़ जाता है। इससे एक नया इंटरमीडिएट बनता है जिसमें अब -CCl2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। तो अब रिंग पर -OH भी है और बगल में -CCl2 भी, लेकिन हमें तो एल्डिहाइड चाहिए -CHO। तो ये -CCl2 से -CHO तक कैसे पहुंचते हैं? ये आखिरी स्टेप होगा फिर? हाँ, तीसरा और आखिरी स्टेप है हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी से रिएक्शन। इस स्टेप में वो जो इंटरमीडिएट बना था ना, जिसमें CCl2 ग्रुप लगाएं, वो बेस की मौजूदगी में पानी से रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस में कार्बन से जुड़े दोनों क्लोरीन हट जाते हैं और उनकी जगह 2 OH ग्रुप लग जाते हैं। एक ही कार्बन पर 2 OH, ये तो स्टेबल नहीं होते ना शायद? बिल्कुल सही। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप, जिन्हें जेम डायोल कहते हैं, वो आमतौर पर अनस्टेबल होते हैं। वो तुरंत पानी का एक मॉलिक्यूल H2O निकालकर ज्यादा स्टेबल कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O बना लेते हैं। और क्योंकि इस कार्बन पर पहले से एक हाइड्रोजन भी जुड़ा था, तो ये कार्बोनिल ग्रुप असल में एक एल्डिहाइड ग्रुप -CHO बन जाता है। अच्छा, तो ऐसे बदलता है -CCl2 ग्रुप -CHO में। वो जो समीकरण था OOH C6H4 CCl2 से OOH C6H4 CHO, वो इसी पूरी कहानी का निचोड़ है। ठीक कहा। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है सैलिसिल्डिहाइड। तो पूरी कहानी एक बार फिर से देखें। पहले बेस और क्लोरोफॉर्म ने मिलकर वो सुपर रिएक्टिव चीज बनाई, डाइक्लोरोकार्बीन। फिर उस इलेक्ट्रोफाइल ने फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर अटैक किया और आखिर में पानी और बेस ने मिलकर उस जुड़े हुए ग्रुप को एल्डिहाइड में बदल दिया। नतीजा सैलिसिल्डिहाइड। सुनने में तो काफी लॉजिकल लग रही है पूरी प्रोसेस, भले ही बीच में वो CCl2 जैसा अजीब सा मेहमान आता है। हाँ, ये मैकेनिज्म दिखाता है कि कैसे केमिस्ट सरल स्टार्टिंग मटेरियल से स्टेप बाय स्टेप एक खास और उपयोगी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और डाइक्लोरोकार्बीन का रोल इसमें बहुत अहम है। वो इस रिएक्शन की जान है, समझिए। ये समझना वाकई दिलचस्प था कि पर्दे के पीछे ये सब कैसे चल रहा है। लेकिन अब असली सवाल, इस सब मेहनत का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए है या असल दुनिया में भी इसका कोई काम है? नोट्स में साफ लिखा है कि रीमर-टाइमिन रिएक्शन फिनॉल से एल्डिहाइड डेरिवेटिव बनाने का एक बहुत जरूरी और काम का तरीका है। खासतौर पर सैलिसिल्डिहाइड और इसी तरह के दूसरे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए ये बहुत इस्तेमाल होती है। और ये सैलिसिल्डिहाइड खुद कहाँ काम आता है? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सैलिसिल्डिहाइड अपने आप में तो एक महत्वपूर्ण केमिकल है ही, साथ ही ये दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल भी है। इसका इस्तेमाल कई ज़रूरी चीज़ें बनाने में होता है, जैसे कि दवाएं, मेडिसिन्स, अलग अलग तरह के रंग मतलब डाइज, और खुशबू वाले कंपाउंड्स, फ्रेग्रेंस। अरे वाह! दवाएं, रंग, खुशबू, ये तो हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी चीजें हैं। तो मतलब ये रिएक्शन कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस की टेक्निक्स हमें कैसे ऐसे मॉलिक्यूल बनाने की ताकत देती हैं जिनका समाज पर सीधा असर पड़ता है। सैलिसिल्डिहाइड से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स जैसे क्यूमरिन हैं, जो फ्रेग्रेंस और मेडिसिन दोनों में यूज होते हैं, या कुछ खास दवाएं, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। इसलिए रीमर-टाइमन रिएक्शन आज भी ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए एक जरूरी टूल है। तो ये थी हमारी रीमर-टाइमन अभिक्रिया की कहानी, फिनॉल जैसे आम मॉलिक्यूल से सैलिसिल्डिहाइड जैसा काम का मॉलिक्यूल बनाने का एक बड़ा एलिगेंट तरीका कह सकते हैं। हमने देखा कि इसमें क्या क्या लगता है, क्या बनता है, और सबसे ज़रूरी ये होता कैसे है, वो सारे स्टेप्स और वो अनोखा डाइक्लोरोकार्बीन भी, और आखिर में इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी समझा। हाँ, तो मुख्य बातें क्या याद रखनी है? ये फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर
एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगाता है। रिएक्टेंट्स हैं फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और बेस। मेजर प्रोडक्ट है सैलिसिल्डिहाइड। मैकेनिज्म का हीरो है डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, जो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। और सबसे ज़रूरी, इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स दवा, रंग और खुशबू बनाने में काम आते हैं। बिल्कुल। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने सुना कि सैलिसिल्डिहाइड दवाएं बनाने में काम आता है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि कैसे एक मॉलिक्यूल फिनॉल में सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप CHO एक खास जगह ऑर्थो पर जोड़ने से उसकी पूरी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बदल सकती है? कैसे एटम्स की थोड़ी सी जमावट किसी मॉलिक्यूल को एक लाइफ सेविंग दवा का बेस बना सकती है? केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर और फंक्शन का ये रिश्ता कि छोटे से बदलाव से इतने बड़े असर कैसे पैदा हो जाते हैं, ये सच में सोचने लायक बात है।